नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 दोस्तों मैंने इससे पहले की वीडियो में सॉल्व करवा दिया है, शायद आपने देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पार्ट नंबर 1 भी आप देख लीजिए दोस्तों। और ये जो वीडियो दोस्तों, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसकी पीडीएफ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देने वाला हूँ। इससे पहले आपको सभी क्वेश्चंस है वो आराम से समझ लेने चाहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, ये है ट्रांसफॉर्मर की बकौल्स रिले से संबंधित। बकौल्स रिले का प्रयोग में किया जाता है, यानी कि किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में बकौल्स रिले का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बकौल्स रिले क्या चीज़ है। दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मर के लिए एक सुरक्षा युक्ति है। ट्रांसफॉर्मर के लिए सुरक्षा युक्ति है, और ट्रांसफॉर्मर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी फॉल्ट आता है तो ये एक अलार्म के द्वारा सूचना प्रोवाइड कर देती है दोस्तों। तो ये एक सुरक्षा युक्ति है। और बकौल्स रिले जो है वो तेल शीतलित ट्रांसफॉर्मर में उपयोग की जाती है। तेल शीतलित ट्रांसफॉर्मर वो होते हैं जिनको ठंडा करने के लिए उनके अंदर तेल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफॉर्मर परिवर्तित करता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर किसको परिवर्तित करता है। तो ए में है आवर्ती, तो आवर्ती को ट्रांसफॉर्मर परिवर्तित नहीं करेगा, धारा को परिवर्तित करेगा और वोल्टेज को भी परिवर्तित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा एवं वोल्टेज। ट्रांसफॉर्मर इन दोनों को चेंज करता है। चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसफॉर्मर में प्रयुक्त तेल होता है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर में अपन तेल प्रयोग करते हैं वो तेल किस टाइप का होता है। फीस तेल, वनस्पति तेल, खनिज तेल और कुकिंग तेल। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर में जो तेल प्रयोग किया जाता है वो होता है खनिज तेल। और इस खनिज तेल को अपन ट्रांसफॉर्मर ऑयल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और इसको अपन प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों, एक तो ये ज्वलनशील नहीं होता है, इसके कारण अपन प्रयोग करते हैं। दूसरे, ये जल्दी से वाष्पित नहीं होते। ये दो गुण होते हैं इस खनिज तेल के, इसलिए अपन इसको ट्रांसफॉर्मर में प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 अपन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी एवं सेकेंडरी कुंडलियों का युग्मन होता है। यहाँ पे युग्मन का मतलब है कि दोनों कुंडलियां वो किस रूप में जुड़ी रहती है। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर की जो मान लीजिए ये एक प्राइमरी कुंडली है, उसके बाद में ये है ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कुंडली। तो इनके बीच में जो युग्मन है ना दोस्तों, ये न तो विद्युतीय रूप से जुड़ी रहती है, न ही कोई यांत्रिक रूप से एक दूसरे से, यहाँ पे कील है रिविट वगैरह से नहीं जुड़ी रहती है। ये केवल और केवल चुंबकीय रूप में एक दूसरे से युग्मित होती है। चलिए अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में डीसी करंट सप्लाई देने पर क्या होगा। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर को अपन केवल और केवल एसी पर ही काम में लेते हैं, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मर को अपन डीसी सप्लाई से जोड़ देंगे तो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है वो जल जाएगी और किसी भी प्रकार की आउटपुट सप्लाई अपने को प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग जल जाएगी अगर अपन ट्रांसफॉर्मर को डीसी सप्लाई पर काम में लेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामान्यतः ट्रांसफॉर्मर की दक्षता यानी कि इफिशियंसी कितनी होती है। तो ट्रांसफॉर्मर की सामान्यतः जो इफिशियंसी होती है वो 95 से लेकर के 98% तक होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 अपन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर में कितने प्रकार की वाइंडिंग रूपांतरित की जाती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर में कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है वो की जाती है ट्रांसफॉर्मर जब अपन बनाते हैं तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पे 2 प्रकार की वाइंडिंग लगाते हैं अपन। एक वाइंडिंग होती है अपनी प्राइमरी और दूसरी वाइंडिंग होती है अपनी सेकेंडरी। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे अपन चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर एक युक्ति है, तो ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार की युक्ति है, किस प्रकार की एक डिवाइस है। एम्पलीफायर, स्टैटिक डिवाइस, रोटरी कन्वर्टर और गतिज मशीन। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर है वो एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस ट्रांसफॉर्मर इसलिए है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, कि सारे के सारे जितने भी पार्ट होते हैं वो स्टैटिक यानी कि स्थायी पार्ट्स होते हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्मर को अपन एक स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। और जो जनरेटर अपना जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं अपन गतिज मशीन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अपन 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी ट्रांसफॉर्मर में प्रत्येक कुंडली यानी कि वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्रत्येक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल यानी कि जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ईएमएफ का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ट्रांसफॉर्मर का जो ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला होता है 4.44 N
एफ बी मैक्सिमम और ए। तो यहाँ पे जो 4.44 ये कांस्टेंट है, उसके बाद में यहाँ पे जो n है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि लपेटों की संख्या, उसके बाद में f का मतलब फ्रीक्वेंसी है, और b मैक्सिमम का मतलब है अधिकतम फ्लक्स घनत्व है, और ai का मतलब है यहाँ पे आयरन कोर। तो यहाँ पे d है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्ती, लपेटों की संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ है वो निर्भर करता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अपन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर की कोर में एडी करंट हानियां निम्न द्वारा घटाया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर में जो एडी करंट लॉसेज होती है उनको अपन किस विधि के द्वारा या क्या करके अपन उनको घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है डिक्रीजिंग थिकनेस ऑफ लेमिनेशंस। जो ट्रांसफॉर्मर की जो लेमिनेशंस होती है दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं, ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है वो पतली पतली पत्तियों से मिला के बनाई जाती है। ई और आई दो टाइप की पत्तियां इसमें मिलाई जाती है, आई टाइप और ई टाइप। ये जो पत्तियां होती है इन्हीं को अपन लेमिनेशन बोलते हैं। अगर इनकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है, इसकी अपन कम रखेंगे तो ट्रांसफॉर्मर में एडी करंट लॉसेज बहुत कम होएगा दोस्तों। और जितनी इनकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा मोटी होगी, थिकनेस अगर ज़्यादा होगी तो इनमें एडी करंट लॉसेज है वो ज़्यादा होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है, ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक वाइंडिंग को किससे संयोजित करते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। तो प्राइमरी वाइंडिंग को अपन जोड़ेंगे मेन सप्लाई से, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको अपन जोड़ेंगे लोड के साथ में। तो प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि प्राथमिक वाइंडिंग को विद्युत स्रोत के साथ में संयोजित करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है 11 नंबर का वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 अपन देखते हैं, इनमें से कौन ट्रांसफॉर्मर का प्रकार है। बेरी टाइप, कोर टाइप और सेल टाइप। ट्रांसफॉर्मर के कौन कौन से टाइप है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ट्रांसफॉर्मर कोर संरचना के आधार पर 3 टाइप का होता है। बेरी टाइप भी इसका प्रकार है, कोर टाइप भी इसका एक प्रकार है, और सेल टाइप भी इसका एक प्रकार है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तीनों टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं कोर संरचना के आधार पर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसफॉर्मर में टेप चेंजर का क्या कार्य होता है। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के अंदर टेप चेंजर का कार्य होता है वोल्टता को भार के अनुसार परिवर्तित करना। ट्रांसफॉर्मर के साथ में एक रोटेटिंग डिवाइस लगी होती है जिसको अपन हाथ से घुमा करके उसके वोल्टेज रेशियो को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। भी अपने को कितना वोल्टेज है वो आउटपुट में चाहिए तो उसको लोड के अनुसार अपन परिवर्तित कर सकते हैं। तो टेप चेंजर का कार्य हो गया वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रांसफॉर्मर में भंवर धारा यानी कि एडी करंट क्षतियां निम्न में होती है, यानी कि एडी करंट लॉसेज ट्रांसफॉर्मर के कौन से पार्ट में होती है। तो दोस्तों कोर जो होती है ट्रांसफॉर्मर की उसमें एडी करंट लॉसेज होती है दोस्तों, और जो कॉपर लॉसेज होती है वो होती है ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपन 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, सेल प्रकार के ट्रांसफॉर्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफॉर्मर की क्षमता कितनी होती है, यानी कि कम होती है या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे कोर प्रकार के ट्रांसफॉर्मर की जो क्षमता होती है वो कम होती है, और सेल प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसकी क्षमता हमेशा ज़्यादा होती है। ये एक ध्यान रखने वाली चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 16 पर अपन चलते हैं। सेल टाइप के छोटे प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में कोर प्राय इनमें प्रयोग होता है, यानी कि जो सेल प्रकार के छोटे ट्रांसफॉर्मर होते हैं इनकी जो कोर बनाई जाती है तो वो उनमें किस प्रकार की आकृति अपन काम में लेते हैं। तो ई और आई टाइप की कोर होती है वो सेल टाइप के ट्रांसफॉर्मर में प्रयोग की जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे होगे ये आई टाइप का लेमिनेशन है, और ये ऊपर वाला जो आप देख पा रहे हो ये ई टाइप का लेमिनेशन है। तो ई और आई की कोर है वो सेल टाइप के छोटे ट्रांसफॉर्मर्स में अपन प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 17 देखिए, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग निम्न में होती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है। तो ट्रांसफॉर्मर और अल्टरनेटर दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर और अल्टरनेटर दोनों की जो रेटिंग होती है वो हमेशा केवीए में होती है, और जो जनरेटर की अपनी रेटिंग होती है वो केडब्ल्यू में होती है, और मोटर की जो रेटिंग होती है वो एचपी में रेटिंग होती है। रेटिंग कई सारे जो एग्जामिनेशन है IIT लेवल के उनमें पूछी गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अपना 18 देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में कम होता है, यानी कि चुंबकीय लीकेज फ्लक्स होता है वो किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर है उसमें
कम होता है। तो यहाँ पे जो बेरी टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज सबसे कम होता है। इसका कारण ये है कि जो बेरी प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी संरचना में अनेक प्रकार के चुंबकीय पथ स्थापित होते हैं, जिसके कारण बेरी प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज है वो अन्य ट्रांसफॉर्मर की बजाय कम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, ट्रांसफॉर्मर में लेमिनेटेड क्रोड का प्रयोग निम्नलिखित घटना के लिए किया जाता है। तो भंवर धारा यानी कि एडी करंट लॉसेज है उनको कम करने के लिए अपन ट्रांसफॉर्मर में लेमिनेटेड क्रोड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो एडी करंट कम यानी कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए अपन लेमिनेटेड क्रोड का उपयोग करेंगे। और जो दूसरी जो लॉसेज होती है भंवर धारा हानि के अलावा जो हिस्ट्रेसिस लॉसेज होते हैं, तो दोस्तों हिस्ट्रेसिस लॉसेज को कम करने के लिए अपन ट्रांसफॉर्मर में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन काम में लेते हैं क्योंकि सिलिकॉन स्टील का हिस्ट्रेसिस नियतांक जो होता है उसकी वैल्यू कम होती है। इसलिए यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखने वाली है, यानी कि एडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए लेमिनेटेड कोड का प्रयोग करेंगे और हिस्ट्रेसिस लॉसेज को कम करने के लिए अपन सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पर अपन चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर एसी में किस राशि को परिवर्तित नहीं करता है? विद्युत धारा एवं वोल्टेज, इन दोनों को ट्रांसफॉर्मर परिवर्तित करता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। शक्ति एवं वोल्टेज, वोल्टेज को तो परिवर्तित करेगा लेकिन ट्रांसफॉर्मर शक्ति को कभी भी परिवर्तित नहीं करता है। शक्ति एवं आवर्ती, शक्ति को तो परिवर्तित नहीं करेगा और साथ में आवर्ती को भी परिवर्तित नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति एवं आवर्ती, यानी कि ट्रांसफॉर्मर एसी की शक्ति और आवर्ती इन दोनों को कभी भी परिवर्तित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर अपना 21 है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में प्रयोग होने वाली वाइंडिंग की संख्या है, यानी कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कितनी वाइंडिंग प्रयोग होती है। तो दोस्तों जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी वाइंडिंग की संरचना इस प्रकार से होती है। ये होती है अपनी प्राइमरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए प्राइमरी वाइंडिंग के बीच से ही एक टेपिंग की जाती है। तो ये जो पोर्शन हो गया अपना इतना बीच का, इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो यानी कि वाइंडिंग केवल एक ही प्रयोग की जाती है, इसमें से अपन सेकेंडरी वाइंडिंग निकालते हैं। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में केवल और केवल एक ही वाइंडिंग अपन प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिलिका जेल कहाँ रखा जाता है? तो ट्रांसफॉर्मर में सिलिका जेल होता है वो ब्रीदर में रखा जाता है। सिलिका जेल का काम क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। सिलिका जेल का काम होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर नमी युक्त वायु को नहीं घुसने देना और उसकी जो नमी होती है वायु की उसको सोख लेना और शुष्क वायु को ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्रवेश कर देना। और सिलिका जेल का जो कलर है दोस्तों, पिछले जो पार्ट 1 था उसमें भी मैंने आपको बताया था, उसमें क्वेश्चन था और इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिलिका जेल होती है उसका जो कलर होता है वो स्टार्टिंग में जब वो नमी को नहीं सोखी होती है उस टाइम उसका जो कलर होता है वो होता है नीला ब्लू, और नमी को सोखने के बाद में जो उसका कलर होता है वो होता है वाइट या फिर हल्का गुलाबी। ठीक है, और उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफॉर्मर आउटपुट वोल्टता को नहीं बढ़ाता है। ये तो गलत है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाता है, आउटपुट धारा को नहीं बढ़ाता है। ये भी गलत है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर आउटपुट धारा को भी बढ़ाता है, क्योंकि अपन देखते हैं एक पीटी टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है, एक सीटी टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है। तो ये पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है, वोल्टेज को कम ज़्यादा करेगा। ये करंट ट्रांसफॉर्मर होता है तो ये करंट को कम और ज़्यादा करेगा। तो पहले दोनों गलत हो गए। आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। तो एम्पलीफायर होता है वो आउटपुट पावर होता है उसको बढ़ा देता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर कभी भी आउटपुट पावर को नहीं बढ़ा पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन 24 को देखते हैं। एसी की आवृत्ति बढ़ाने से एडी करंट लॉसेज और हिस्टेरिसिस जो लॉसेज है उन दोनों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो एसी की जब अपना आवृत्ति को बढ़ा देंगे तो एडी करंट लॉसेज की जो क्षति है उसका मान भी बढ़ जाएगा और हिस्टेरिसिस लॉसेज है इसका मान भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब प्राथमिक और माध्यमिक वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो तो उस ट्रांसफॉर्मर को क्या कहेंगे? यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसकी वाइंडिंग इस प्रकार से होती है। तो प्राथमिक वोल्टेज, ठीक है, और माध्यमिक वोल्टेज दोनों एक ही जो वाइंडिंग है इससे प्राप्त अपने को हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर को अपन बोलेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 26 पे अपन चलते हैं। यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफॉर्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए यानी कि ओपन सर्किट हो जाए तो वह अपने को कितनी पावर प्रदान करेगा? तो डेल्टा ट्रांसफॉर्मर जो होता है 3 फेज का उसमें से अगर
एक जो कुंडल है वो जल जाएगी एक फेज की, तो वो अपने को पावर प्रोवाइड करेगा टोटल पावर का केवल 58%। क्वेश्चन नंबर 27 अपन देखते हैं, ऑयल ब्लास्ट कूलिंग किस ऑयल क्षमता के ट्रांसफॉर्मर के लिए प्रयोग की जाती है। यानी कि ऑयल ब्लास्ट जो कूलिंग होती है, कूलिंग के अलग अलग टाइप होते हैं, जो एयर कूलिंग होती है, तेल की कूलिंग होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग कूलिंग के टाइप होते हैं। तो ऑयल कूलिंग होती है, उसको अपन किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर के लिए प्रयोग में लेते हैं। ऑयल ब्लास्ट कूलिंग को अपन 500 kVA से जो बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनके लिए अपन प्रयोग लेते हैं ऑयल ब्लास्ट कूलिंग को। क्वेश्चन नंबर अपना 28 है आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त क्या होती है। तो ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता के लिए जो शर्त होती है, जो कॉपर लॉसेज होते हैं वो बराबर होने चाहिए हमेशा आयरन लॉसेज की। तो दोस्तों ये थे आज के 28 क्वेश्चंस। इनकी पीडीएफ की जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और एक बार अच्छी तरीके से दोबारा रिवीजन कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के आगे भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। थैंक यू, बाय।